पागल हिंदुस्तानी की तरफ से सभी देशवासियों को प्रणाम। दोस्तों, पुनः चुनावी माहौल आ गया है। जब चुनावी माहौल आता है तो चुनाव पर टिप्पणी करना हर कोई चाहता है और ये पागल भी चाहता है। और सत्ता को उसके कामों के लिए सराहना करना और उसके काम का बुराई करना ये हर नागरिक का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। तो न तो हमें वो अपना अधिकार छोड़ना चाहिए, न कर्तव्य छोड़ना चाहिए। क्योंकि कर्तव्य छोड़ देंगे तो सत्ता जो हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और फिर वो अपना मनमर्जी करता रहेगा। तो उसको ठिकाने लगाना हमारा काम है, ठिकाने पर रखना हमारा काम है। और ये तो कर्तव्य हो गया। अधिकार है, गलत को गलत बोलना सही है। गलत को बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर जो है गलत हावी हो जाएगा, फिर देश जो है बर्बाद हो जाएगा। दोनों ही केस देश के हित में नहीं है, इसलिए हमें अपना कर्तव्य और अधिकार का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं वो सत्ताधारी दल के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, 2 राज्यों में तुरंत है, फिर महाराष्ट्र में होगा, फिर बाकी राज्यों में होने वाला है, उसके लिए आई ओपनर का काम कर सकता है अगर उसको पॉजिटिव ले तो। और नहीं मानना है तो भगवान मालिक है आपका। लोकसभा चुनाव आप देख ही चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे सत्ताधारी दल ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तो मैं मुस्कुराता था और मैं रिप्लाई करता था, लोगों को बताता था, अपना नारा मैं देता था, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, उल्टी गिनती को रहो तैयार। तो लोग हंसते थे, पागल क्या बोलता है। और चुनाव परिणाम आप लोग को दिखाई होगा क्या रहा। तो हम लोग क्या ज़मीन से जुड़े लोग हैं, ज़मीन के हकीकत जानते हैं और समझते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो अंधभक्त हैं, व्हाट्सएप के ज्ञानी हैं, फेसबुक के ज्ञानी हैं, इंस्टाग्राम के ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी तो बस अपने आप में मस्त रहते हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे ये हैं। हम लोग कहाँ इस फॉलोअर के चक्कर में पड़ते हैं। हम लोग तो जनता के नब्ज़ देखते हैं, उसके हिसाब से अपनी बात करते हैं। तो अभी पहले आ जाते तीनों राज्य में बात कर लें तो थोड़ा चुनाव से पहले बता दें क्या माहौल है। कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे बुरा होने वाला है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा पे 2 पॉइंट है आपके अगेंस्ट और वही 2 पॉइंट आपका 9 डूबेगा। अगर अभी भी आप चाहते हैं कि कुछ सुधार हो जाए तो दोनों के लिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। पहला एक्शन ये है, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, खिलाड़ी जितने हैं, उनके साथ आपने जंतर मंतर पर क्या किया। जो बेटियां पदक लेके आते हैं उनको आपने पुलिस से घसीटवाया। इससे शर्म की बात कुछ नहीं थी। ये हमारे इतिहास में काला दिन के नाम जाना जाना चाहिए कि बेटियों को आपने घसीटवाया था रोड पे। बहुत ही बुरा किया था। इस घटना को देख हरियाणा के युवक सारे आपसे गुस्से में हैं और आपके अगेंस्ट हैं और आपके अगेंस्ट वोट करेंगे। जिस बेटी ने रेप का केस लगाया था, चार्ज लगाया था आपके मिनिस्टर पे, उस मिनिस्टर को आपको हटाने की हिम्मत नहीं। 56 इंच का सीना की बात करते हैं आप, लेकिन 56 इंच का सीना जनता को केवल दबाने के लिए है क्या? जनता के हित में यूज होना चाहिए। 56 इंच का सीना जनता को मारने के लिए नहीं यूज होना चाहिए। आपने उस नेता को साइड नहीं किया, मिनिस्टर को हटाया नहीं। क्यों? यूपी का चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसमें आपको काम आता। डुबा आपका, यूपी भी डुबा, देश में बुरा हाल हुआ। ऐसे ऐसे हरकत करेंगे आप तो यही होगा। आपसे एक निवेदन है, जितना जल्दी हो सके हरियाणा के जनता से, हरियाणा के खिलाड़ियों से और उन बेटियों से खास करके माफ़ी मांगिए कि आपसे गलती हुई है। अपनी गलती स्वीकार कीजिए, अपना घमंड तोड़िए। क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने भी बोला था चुनाव के बाद, घमंड हो गया था आप लोग को। कुछ गलत नहीं, ये बात मैं बहुत पहले से बोलता था। मैं तो पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि आप लोग घमंडी हो गए हो। आरएसएस प्रमुख जी ने, संयमी आदमी हैं, चुनाव के बाद आपको बताया। ये बात मैंने बहुत सारे बैठक में हर जगह किया था कि सत्ता घमंडी हो गया है, देश हित में ये नहीं है। अभी अपना घमंड तोड़िए और उन बेटियों से क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए। देखिए वही बेटी आपके काम आएंगी, वही बेटी देश का नाम गौरव करती है और वही आपके साथ आ गई तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो हरियाणा की जनता से, खिलाड़ियों से सबसे पहले इसके लिए माफ़ी मांगिए।
किसान आंदोलन की बात करता हूँ। किसान आपके अगेंस्ट है, अन्नदाता आपके अगेंस्ट है। अन्नदाता अगर नहीं रहा तो हम कोई नहीं रहेंगे। तो अन्नदाता का ख्याल रखना सत्ता का काम है, कर्तव्य है। झुक के भी उनका पाँव पकड़ना चाहिए हमें, चाहे हम जितने भी ऊपर पहुंच जाएं, मिनिस्टर बने, सब कुछ बन गए, लेकिन उनके सिवा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अन्नदाता नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं है। अन्नदाता आपसे क्यों नाराज़ है? 2 रीज़न है। आपने कृषि बिल लाया, कृषि बिल लाने से पहले आपने क्या किया? एक तो वो किसानों के अगेंस्ट था, वो सबको मालूम है। जब कोरोना काल में सारी जनता को आपने घर में बैठा दिया था, कैद कर दिया था, उसमें आपने अपने अधिकारियों को लगा करके अडानी साहब को गोडाउन के लिए ज़मीन आवंटन किए थे हरियाणा में, किए थे ना, याद है? वो ज़मीन कि किसान के सारे फसल इनके पास आएंगे, ये अपना बेचेंगे। तो किसान नहीं समझता क्या? आज किसान पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं, पहले की तरह जहाँ बोलो अंगूठा लगा देगा। अब पढ़ा लिखा किसान है, अपना हित जानता है कि इस तरह से करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। इसलिए किसान आपके अगेंस्ट हैं। और सच्चाई है, यही बात थी किसान आंदोलन की। और कृषि कानून आपका इसी के लिए था कि सारा कुछ जो हाथ में आप देना चाहते इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो किसान से भी माफ़ी मांगिए। किसान को आप लोगों ने आतंकवादी बोल दिया। आतंकवादी इनके बीच में कैसे घुसे? आपकी गलती कारण। अगर आप वक्त पे किसान आंदोलन को शांत कर दिए होते, किसान से बात करके मामला टाल दिए होते, तो इतना लंबा नहीं खींचता, गलत लोग नहीं आते। जितना लंबा खींचा, जो भी लोग साथ में आए, ये लोग अवॉइड किए। लेकिन इनको क्या पता कि ये जानते हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन क्या है। इनके बीच में आ गए लोग। तो सारे किसान को आतंकवादी बोलना भी आपका गलत था, और ये भी आपके अगेंस्ट गया है। जो नेता किसान पे, जिसका बेटा जो है गाड़ी चढ़ा दिया था, उसको भी सैक नहीं किया था आपने, मिश्रा जी को। क्यों? ब्राह्मणवाद बोले, और क्या बोले इसको? क्योंकि ब्राह्मण वोट आपका कट जाता। अगर ब्राह्मण नेता को हटा दे, तो मिनिस्टर को हटा दे, तो यूपी में ब्राह्मण वोट कट जाता आपका। कटा ही कटा ना, ऐसे नहीं तो ऐसे कटा। तो ये सब चीज़ें खेल खेलना, वोट के लिए खेल खेलना, जात पात करना बंद कीजिए, और जो हकीकत है उस पर आइए। किसानों से माफ़ी मांगिए, और किसान को जो जेन्युइन मांग है उसको पूरा कीजिए, और किसानों को अपने साथ लेकर आइए। सत्ता बिना किसान की नहीं चल सकती, तो कीजिए। तो हरियाणा के लिए आपको 2 पॉइंट है। एक तो खिलाड़ियों से माफ़ी मांगिए, बेटियों को बुला करके उनका सम्मान कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। दूसरा, किसानों के हित में जो फैसला जल्दी से लेकर के क्लोज कीजिए। अपने हरियाणा का जो आपका मैनिफेस्टो बना होगा उसमें डालिए, जिसमें डालिए करके कीजिए। अदरवाइज हरियाणा आपका हाथ से जा रहा है। ये हरियाणा का था। अब आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है बहुत अच्छा हुआ, धारा 370 आपने लगा दिया, वहाँ के सारा कुछ खत्म कर। आतंकवाद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। अभी चुनाव होने वाला, तो उससे पहले आतंकवाद बढ़ा है, वो सोची सजी राजनीति है, उसको आप संभाल लेंगे, आशा है। लेकिन जो चुनाव अब होने वाला है उसमें भी आपका स्थिति सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो गया है। दोनों एक होकर के उल्टे देश के अगेंस्ट की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत साफ सुथरे नेता हैं, लेकिन वहाँ के राजनीति के दबाव में आकर के वो पाँव खींच लिए हैं। क्यों पाँव खींच लिए हैं? उनके पाँव खींचने से फ़ायदा कांग्रेस और एनसीपी को होने वाली है। और वो रहते तो कांग्रेस एनसीपी को नुकसान होता है। एक तो आपके अगेंस्ट ये भी गया। अब आते हैं आपके स्ट्रेटजी पे। आप क्या करते हैं? राम माधव जी जाके बेस बनाते हैं, जहाँ बेस तैयार कर दिए वहाँ आप फिर अपने राजनीति खेल देते हैं। आपके पार्टी में आज के डेट में जो चाणक्य जी भी अब नहीं रहे, वो उतने जिनको चाणक्य हम बोलते हैं, राम माधव जी ऐसा स्ट्रेटजी वाला कोई बंदा नहीं है, अच्छा स्ट्रेटजी बनाने वाला। उन्होंने जो जब पहली बार सरकार आई थी वहाँ पे, उस समय जो स्ट्रेटजी बनाया था, जो नेता को खड़ा किया था, उन नेता को दोबारा लेके आइए। उनको टिकट दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए उनका सपोर्ट लीजिए, उनको आश्वासन दिए कि आगे उनके लिए अच्छा करेंगे, और उनके हिसाब से काम करिए, तो आपका वहाँ पे कल्याण हो सकता है। अदरवाइज कल्याण नहीं है। राम माधव जी को दोबारा तो आप ले आए,
वनवास के बाद पता नहीं कहाँ अपने गायब कर दिया था इनको, बेचारे साइड में हुए थे। अब फिर चुनाव आया तो वहाँ ले गए आप, ले तो आए, लेकिन उनकी बात अगर मान लीजिए तो होता है कुछ सही हो जाए। नहीं तो वेस्ट बंगाल में जैसे आपको बेस तैयार करके दिया गया था, फिर आपने जो आया कांग्रेस से, जो आया टीएमसी से, उनको टिकट दे करके जो कैडर को अपने बर्बाद कर दिया। इसलिए वेस्ट बंगाल में जो हाल हुआ वही यहाँ पे होने वाला जम्मू कश्मीर में। तो वेस्ट बंगाल वाली गलती यहाँ मत दोहराइए। यहाँ तो यही है कि राम माधव जी आपको बेड़ा पार कर सकते हैं, उन्हीं के भरोसे, और उनकी बात मान लीजिए तो होता कुछ कर दें। और आगे से राम माधव जी को साइड मत कीजिए, राम माधव जी को मेन स्ट्रीम में रखिए, जो कि वो काम आपके आ सकें। तीसरा स्टेट महाराष्ट्र, वहाँ आप लोग का बहुत अच्छा बेस था, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक तो कांग्रेस में बीजेपी कर दी, वो तो बात ही अलग है। उसके अलावा उससे भी ज़्यादा नुकसान आपको जो है, उसके लिए तो आपको आरएसएस और लोग बोल ही चुके हैं। उससे ज़्यादा नुकसान ये है कि आप लोग जो है गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री की तरह, देश के गृह मंत्री की तरह काम न करके गुजरात के प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। जो भी अच्छा प्रोजेक्ट आया महाराष्ट्र में चुना गया, महाराष्ट्र में लगने था, वो आपने शिफ्ट कर दिया गुजरात में। देख रहे हैं हम लोग, सालों से देख रहे हो रहा है। तो महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत तेज़ है, पढ़ी लिखी जनता है, और सबसे बड़ी बात है वो अपने राज्य से प्यार करने वाला जनता है। दूसरे राज्य वाले बुराई सुन लेंगे अपने राज्य के, लेकिन महाराष्ट्र वाले नहीं सुनते। महाराष्ट्र में बहुत कट्टर होते हैं इस मामले में। तो जो आपने किया ना अभी लोकसभा चुनाव में, इसी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहाँ का बेरोजगार शिक्षित वर्ग आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है। कांग्रेस से उनको लगाव नहीं है, ये पहले सुन लीजिए, कांग्रेस से उनको कोई लगाव नहीं है, उनको आपके आर्थिक नीति से दिक्कत है। मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, वहाँ के लोग आर्थिक नीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वो जो आप वहाँ के प्रोजेक्ट, वहाँ के पैसे गुजरात में शिफ्ट करना चालू कर दिए, तो वहाँ की जनता को क्या फील होगा कि आप जो है महाराष्ट्र का भला नहीं करना चाहते हैं। कुछ डैमेज कंट्रोल के लिए गडकरी साहब ने किया भी था, नागपुर में अधिवेशन बुलाया, बहुत सारी इंडस्ट्री को ले आए, वहाँ पे निवेश करवाया भी। लेकिन जो सीधे आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के ले गए महाराष्ट्र से गुजरात में, इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। आने वाले दिनों में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिर अब यहीं लौट के आते हैं माफ़ी। महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांग लीजिए जितना जल्दी हो सके। और छुटकारा चाहते हैं तो ये भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पा लीजिए। एक तो माफ़ी मांगिए जो कि ऐसा गलती आगे से नहीं होगा, या और वहाँ कुछ नए अच्छे प्रोजेक्ट दीजिए जिससे वहाँ की जनता को हो कि नहीं ठीक है, केंद्र सरकार अब हमारे राज्य के बारे में सोचने लगी है, वहाँ पे नए प्रोजेक्ट ला के दे रही है जिससे वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति सुधरे। और दूसरा जो जिसके लिए आपको आरएसएस भी बोल चुका है और भी वो लोग बोल चुके हैं क्या, कि ये जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का पूरा आरोप लगाते थे, वीडियो दिखाते सब कुछ, उनको ले आए अपने साथ, अब वो पाक साफ हो गए। उनके ऊपर तो अब केस ही नहीं है। कुछ गवर्नमेंट एजेंसी का भी सुने पेपर है, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ है। तो भाई साहब पहले भ्रष्टाचारी तब तो साफ हो गए, उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है इस सबसे छुटकारा पाइए तो बीजेपी का कल्याण होगा, क्यों नहीं, वहाँ भी आप जाने वाले हैं, वहाँ भी अब आपका बेस नहीं रहने वाला है। ये दो गलतियाँ हुआ हैं, एक तो भ्रष्टाचारियों को हटाइए, कांग्रेस में बीजेपी मत बनाइए, बीजेपी को अपना रहने दीजिए बीजेपी, और वहाँ पे रोजगार के लिए नए नए इंडस्ट्री लगने दीजिए। वहाँ की जनता को भरोसा दीजिए कि यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे और लगवाइए, तभी जनता मानेगी, नहीं तो इस बार वहाँ से भी आपको पत्ता साफ होने वाला है। तो ये मेरे तरफ से, पागल हिंदुस्तानी की तरफ से सत्ताधारी दल को तीनों राज्यों के लिए जो मेन दो पॉइंट थे वो बता दिया गया है। अब आपकी मर्जी है, मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो फिर से वही अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार उल्टी गिनती को तैयार। तो इन तीनों राज्यों में उल्टी गिनती तो चालू हो चुकी है ऑलरेडी, तो और भी कितना नीचे जाएंगे वो देख लीजिएगा, या संभलिए, नहीं तो नीचे जाने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।